हेलो फ्रेंड्स। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इससे पहले हम एक्टिविटी 6.7 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि आपके आसपास कोई हेल्थ सेंटर होगा, आपको वहाँ पर जाना है और ये पता लगाना है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है। इसमें फिर क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये जो हीमोग्लोबिन की रेंज है ये चिल्ड्रन और अडल्ट जो होते हैं उनमें सेम होगी। थर्ड है, जो हीमोग्लोबिन की जो रेंज है क्या वो मैन में और वुमेन में उसका जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा या फिर सेम होगा, ये हमें पता लगाना है। फिर इसमें क्या करना है, हमें एक वेटरिनरी क्लिनिक में जाना है जो एनिमल्स का अस्पताल होगा अगर आपके आसपास है। फिर ये वहाँ पर जाकर हमें ये पता लगाना है कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बफेलो और काऊ, इनमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा इनमें क्या होगी। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये हीमोग्लोबिन का कंटेंट है ये जो काल्स होते हैं यानी जो बछड़े होते हैं काऊ के जो बेबी होंगे, ये मेल और फीमेल दोनों में देखना है क्या वो सेम होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। फिर इसके बाद जो मेल और ह्यूमन बींग्स के मेल और फीमेल में जो हमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट दिखा और जो एनिमल्स के मेल और फीमेल में हीमोग्लोबिन का कंटेंट देखा, उन दोनों को हमें कंपेयर करना है। हाउ वुड द डिफरेंस इफ़ एनी बी एक्सप्लेन। अगर कोई डिफरेंस है तो उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, इसमें एक्टिविटी पूछी गई है। तो इसका जो ऑब्जर्वेशन आया वो इस तरीके से आया कि जो ह्यूमन बीइंग्स के जो चिल्ड्रन होते हैं जिनकी एज 6 से 12 ईयर्स होती है, 6 to 12 ईयर्स, उनमें जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है वो होता है 11.5 से 18.5, ये पॉइंट है। 11.5 से 18.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये ग्राम होता है, डीएल का मतलब डेसीलीटर। ये तो हुई चिल्ड्रंस की बात। जो अडल्ट फीमेल्स होती हैं उनमें होता है 12.1 से 15.1, 15.1 डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर। जो अडल्ट मेल होते हैं उनमें जो कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन का होता है 13.6 से 17.7। ये तो हुई ह्यूमन बीइंग्स की बात। अब करते हैं हम वेटरिनरी क्लिनिक की बात। काऊ की अगर बात करें, सबसे पहले काऊ में जो मेल है यानी ओक्स है बैल, वो उसमें होगा 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन। जो फीमेल है यानी खुद काऊ ही, उसका होगा 10 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अब बात करते हैं बफेलो की। बफेलो में जो मेल है उसका होगा 12.5 से यानी 12.5 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। जो फीमेल है उसका होगा 11.5 से 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इसमें कंटेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं काल्स की यानी बछड़ों की। बछड़ों में जो एवरेज होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो होता है 10.5। ये हमें याद रखना है। अब इसे हम आगे पढ़ते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज़। हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ा है कि हमारी बॉडीज़ में जो ब्लड होता है वो फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9th में जब हमने टिश्यू पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं और उसमें जो सेल्स होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं, मौजूद होती हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म। प्लाज्मा का काम क्या होगा ब्लड में मेनली? जो प्लाज्मा होता है वो डिजोल्व फॉर्म में यानी घुली हुई फॉर्म में फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड द रेड ब्लड सेल। और जो ऑक्सीजन होती है वो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा यानी बाय रेड ब्लड सेल्स के द्वारा कैरी की जाती है। हमने भी पढ़ा रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सोल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। कुछ और सब्सटेंसेज है जैसे कि सोल्ट्स, वो भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक पंप चाहिए जो ब्लड को पुश करे जिससे वो पूरी की पूरी बॉडी में बह जाए, फ्लो कर जाए। एक हमें पंपिंग ऑर्गन चाहिए
ब्लड को पुश करने के लिए। दूसरा, हमें ट्यूब्स का एक नेटवर्क चाहिए, एक ऐसा नेटवर्क ट्यूब्स का जिससे गुजर कर जो ब्लड है वो टिश्यूज़ के पास पहुंच जाए। ये हमारे टिश्यूज़ हैं, ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है और ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ये क्या करेगा? पंपिंग ऑर्गन ब्लड को पुश करेगा। जब ब्लड को पुश करेगा तो ब्लड इससे तेज़ी से फ्लो होगा, यानी उसको एक पुश मिल जाएगा, स्टार्ट मिल जाएगा, तो ब्लड इन ट्यूब से होकर फ्लो करेगा। फ्लो होने के बाद जो टिश्यूज़ हैं उनके पास पहुंच जाएगा। साथ ही साथ हमें एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए जिससे कि अगर इस सिस्टम में कोई गड़बड़ आ जाए, इन ऑर्गन्स में कोई गड़बड़ आ जाए, तो वो भी ठीक हो जाए। यानी जो ट्यूब्स का नेटवर्क है, अगर वो डैमेज हो जाए तो वो सिस्टम इन ट्यूब्स को ठीक कर सके। तो हमने क्या देखा? जो प्लाज्मा होता है वो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, याद रखना है। और ऑक्सीजन होती है वो रेड ब्लड सेल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, दूसरा मेन पॉइंट इस टॉपिक का। तीसरा, कुछ सोर्स भी होते हैं जो ब्लड क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहला है पंप। हमारी बॉडी में पंप का काम कौन करता है? हमारी बॉडी में जो पंप का काम करता है वो होता है हार्ट, हमारा दिल। ये क्या करेगा? ये ब्लड को पंप करेगा, आगे पुश करेगा। द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ बिग एज अवर फिस्ट। जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट का साइज कितना होगा? जितना हमारी मुट्ठी का साइज होता है। अगर हम अपनी मुट्ठी बंद कर लें हाथ की, तो जितना उस मुट्ठी का साइज होगा इतना ही हमारे हार्ट का साइज होगा। फिगर 6.8 में हार्ट दिखाया गया है। सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये देख सकते हैं आप, हम ह्यूमन बॉडी में ये लेफ्ट एट्रियम पहला चैम्बर, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ये 4 मेन चैम्बर होते हैं हमारी बॉडी में, बॉडी के हार्ट में। और ये दिखाया गया सेप्टम। सेप्टम मतलब ये डिवाइडिंग वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को ये एक दूसरे से अलग कर देती है, बांट देती है। ये वीना केवा है लोअर बॉडी से, इससे भी ब्लड आता है। और ये वीना केवा है अपर बॉडी से। ये एओर्टा है, डोर्सल एओर्टा। ये हमारी ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये पल्मोनरी वेंस हैं जो एट्रियम से जुड़ी हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हो गया हमारे हार्ट का। अब इनका फंक्शन क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ऐसा क्या है कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों ही ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो हमारे हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जो क्या प्रिवेंट करते हैं कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, और दूसरा ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ये आपस में मिक्स ना हो जाएं, इसलिए हमारी बॉडी में चैम्बर्स मौजूद हैं। तो आपको चैम्बर्स का फंक्शन पता लग गया कि चैम्बर्स क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स होने से बचाता है। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs had to be broken back to the heart. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, उसको तो लंग्स के पास पहुंचाया जाता है जिससे उससे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, उस ब्लड को लंग्स से हार्ट के पास पहुंचाया जाता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जैसे ही ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के पास पहुंच जाता है तो हार्ट इसको पंप कर देता है, और पंप करने के बाद ये हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। डायग्रामेटिकली अगर इसको हम बनाकर देखें वो भी हम देख सकते हैं। ऐसे ही बनाते हैं, ये हमारा लंग्स है और ये दूसरी तरफ ऐसे ही हम हार्ट बना लेते हैं अपना, और ये हमारी बॉडी टिश्यूज़ मान लीजिए, सपोज करिए ना, ये सभी आपस में मान लीजिए इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हम सपोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वो टिश्यूज से होकर, CO2 रिच ब्लड टिश्यूज से होकर लंग्स के पास पहुंचेगा। लंग्स क्या करेगा, इनको प्यूरिफाई करेगा, यानी इनसे
इनको ऑक्सीजनेटेड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के इनमें ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करा देगा इनको। और जब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद होगी, उसको क्या करेगा, ये लंग्स हार्ट के पास पहुंचा देगा। हार्ट के पास पहुंचा दिया। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, जिससे ये वापस से फिर टिश्यूज़ के पास पहुंच जाएगा, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ मौजूद हैं। ये साइकिल हमारी बॉडी में चलता है, ये आपको याद रखना है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे फिगर 6.1 में देख के। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड Oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। जो लंग्स का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो हमारे हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर है, अपर लेफ्ट चैम्बर, जिसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, उसमें चला जाता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। और जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो रिलैक्स पोजिशन में होता है जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे इसका अगला जो चैम्बर है, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, जिससे जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाए। When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out the body। और जब उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो ब्लड है वो बॉडी में पंप हो जाता है। अब इससे देखते हैं हम, इसमें क्या कहा गया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से होता हुआ सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये हमारे हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है, लंग्स से होकर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आया। जब लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ रहा होगा तो लेफ्ट एट्रियम उस समय बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होगा। जब इसमें पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी ये सिकुड़ेगा, तो जो जो यहाँ पर एक वॉल होती है, वो वॉल है वो खुल जाएगी। खुलने के बाद जो इसमें लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होगा तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसमें जो ब्लड मौजूद है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा, पंप हो जाएगा। ये इतना प्रोसेस अभी इसमें बताया गया है। अब अगला प्रोसेस पढ़ते हैं, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जो टिश्यू से आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम एज इट एक्सपेंड्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी से आता है। हमारी बॉडी से आने के बाद हमारे हार्ट का जो राइट एट्रियम है, ऊपर में राइट वाला पोर्शन है, उसमें वो चला जाता है, एंटर कर जाता है, क्योंकि उस समय जो राइट एट्रियम है वो एक्सपेंड कर जाता है। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। और जैसे ही जो राइट एट्रियम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके नीचे का जो लोअर चैम्बर है राइट वेंट्रिकल वो एक्सपेंड कर जाएगा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और वो लंग्स के पास पहुंच जाएगा। लंग्स के पास वो ऑक्सीजनेशन होने के लिए पहुंचेगा, यानी शुद्ध होने के लिए पहुंचेगा। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atria। क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं, एक तो वो क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचा रहा है ऑक्सीजनेटेड, जबकि जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास पहुंचा रहा है। तो जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं इनको ब्लड पंप करना पड़ता है डिफरेंट ऑर्गन्स पर, तो इनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो थिक होती है, एट्रियम की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है। Walls ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricles contract। और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कुछ वॉल होती हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल। ये वॉल क्या करती हैं, जब वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है उसके बाद ये बंद हो जाती हैं, जिससे जो ब्लड है वो वापस से एट्रियम में ना पहुंच पाए।
क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वापस से वो एट्रियम में भी जा सकता है। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल्स में ब्लड गया तो ये वॉल बंद हो जाती है, जिससे जो ब्लड है वो वापस ना पहुंच पाए। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिसको ये ब्लू लाइट ब्लू कलर से दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स होंगे, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज होंगे, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जो राइट एट्रियम है, ये वाला पोर्शन राइट एट्रियम, इसमें एंटर करेगा। डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 रिच, CO2 रिच ब्लड इसमें एंटर कर जाएगा। जिस समय इसमें एंटर कर रहा होगा उस समय ये राइट एट्रियम भी रिलैक्स होगा। उसके बाद जब इसमें पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ की वॉल खुल जाएगी और जो ये ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया तो ये वॉल बंद हो जाएगी। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ रहा होता है तो उस समय रिलैक्स होती है। जब राइट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है वो वापस कहाँ जाएगा, वो लंग्स के पास जाएगा। लंग्स इसको प्यूरिफाई करेगा। फिर से वही प्रोसेस होगा। लंग्स से जो प्यूरिफाई हुआ वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।